आलमदादा नथु खां को उसके बेटे के करतूत बता रहा था। नथु खां गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। नथु खां, हम वक्त जाया कर रहे हैं, मैं बतौर जमानत जा रहा हूँ। अगर आलमदादा ने गलत बात की तो जो सदा तुम मुकर्रर करोगे हमें कबूल होगी। इस मर्तबा सरदार मुरीद बोला। थोड़ी देर बाद नथु खां नदर मोहम्मद अपनी बरादरी के 3 और मोअज़्ज़िनीन के साथ मुरीद की जीप में शहर की तरफ जा रहे थे। 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग शहर के बदार हुसन में पहुंच गए थे। शहर के बदार हुसन में एएसआई मोहम्मदीन उनका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इनायत बाई के कोठे के नजदीक वाक़ एक होटल के कैबिन में उसने सबको बिठा लिया। इससे पहले जब तक उसने कोठे पर हनीफ खां की मौजूदगी की तस्दीक नहीं कर दी, आलमदादा की जान में जान नहीं आई थी। नथु खां, ये इस इलाके के थानेदार साहब हैं, मेरे दोस्त हैं। तुम नजर मोहम्मद के साथ बेफिक्र होकर जाओ। मोहम्मदीन तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ जाएगा। तुम जानते हो कि हनीफ खां जवान आदमी है, उसका खून गर्म है। कहीं हमारी शक्ल देखकर उसे ये शक न हो जाए कि तुम्हें हम यहाँ लाए हैं और वो हमारी जान का दुश्मन न बन जाए। हमारी एक और दरख्वास्त यही है कि यहाँ से वापसी का सफर तुम अपने बेटे के साथ अलहदा करना, हमारा साथ जाना ठीक नहीं है। मेरा मतलब है, मैं कमजोर आदमी हूँ, सामने आना नहीं चाहता। आलमदादा ने राजदारी से कहा। चलो जी चौधरी जी, नथु खां ने आलमदादा की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। उसका गुस्सा दीदनी था। हनीफ खां को इसके बाप ने सिवाय सरहद पार चोरी और स्मगलिंग के और कुछ नहीं सिखाया था और ना ही चाहता था कि वो इसके इलाके का कोई गंदा काम करे। उसे शराब के जिक्र से घिन आती थी। उसने अपने बेटे को सारी जिंदगी एक ही सबक पढ़ाया था कि अगर इसने अपनी मर्दानगी कायम रखनी है तो उसे शराब और औरत से बचकर रहना होगा। वो अपने बेटे से कहा करता था कि मर्द के तनावर वजूद की ये दोनों चीजें घिन की तरह चाट जाती हैं। उसने अपने बेटे को अपने बेशतर बदमाशों के कई वाकया सुनाकर साबित करने की कोशिश की थी कि जिस बदमाश से अंग्रेज पुलिस भी तफ्तीश में कुछ नहीं गुलवा सकती हो, इसको किसी तरह औरत या शराब ने बुज़दिल बनाकर अपनी नजरों में गिरा दिया था। लेकिन आज उसकी वाहिद उम्मीद, उसका शेर जवान बेटा, उसके खानदान के आबरू हनीफ खान एक बदार हुसन की तवाइफ के साथ घटिया किस्म की शराब से दिल बहला रहा था। मोहम्मदीन को पहली मर्तबा अपने जुर्म की दुनिया के दिरेना साथी हवलदार के सामने हजीमत उठानी पड़ी थी। वो तो जाने कब का तैश खाए बैठा था। इनायत बाई के एक पुराने मुलाजिम को अपनी मुट्ठी में लेकर उसने उसके घर के सारे राज इकट्ठे कर लिए थे। वो जानता था कि ज़हरा भाई इस वक्त हनीफ खां को किस कमरे में लिए बैठी है। इनायत बाई उन 2 देहातियों को तो न पहचान सकी जो मोहम्मदीन के साथ धड़ धड़ करते उसे कोठे पर चढ़ाए थे, लेकिन एएसआई मोहम्मदीन की शक्ल पर नजर पड़ते ही उसका नशा हिरन होने लगा था। उसने आज बहुत अरसे बाद हनीफ खां के पैसों से विलायती शराब की बोतल खरीदी थी और वो नदीदे बच्चों की तरह उस पर पल पड़ी थी। इस बात का तो उसे एहसास था कि इसे एएसआई मोहम्मदीन को इस बात पर गुस्सा आ रहा होगा, हालांकि इस बेचारी को इसमें कोई दोष नहीं था। एक मर्तबा तो वो लरस कर रह गई, लेकिन खानदानी तवाइफ थी। हौसला करते हुए उठ खड़ी हुई। आइए चौधरी साहब, हमारे धन भाग जो आप तशरीफ लाए। उसने अपनी रिवायती जबान बोलनी चाहिए, लेकिन मोहम्मदीन उसकी तरफ देखे बगैर उस बड़े कमरे से गुजर कर इससे मुल्हका छोटे कमरे का दरवाजा खोल रहा था, जिसे बदाहिर बाहर से कुंडी लगाकर इनायत बाई ने तासुर देने की कोशिश की थी कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। मोहम्मदीन ने दरवाजे की कुंडी को जैसे ही हाथ लगाया, अंदर मौजूद ज़हरा बाई का दिल धक से रह गया। क्या मुसीबत आ गई है? उसके मुंह से जैसे ही अल्फाज निकले, दरवाजा जोर से खुला और हनीफ खां के सामने अपने वालिद, मामू और एक रिश्तेदार की शक्लें दिखाई पड़ी तो इसके हाथ पांव घबराहट से फूल गए। नथु खां के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा और अंधुनाक लम्हा था। उसने सारी जिंदगी मौत की आंखों में आंखें डालकर बसर की थी। सरहद के आर पार वो गोलियों की बारिश में रींग कर गुजर जाता था। जिंदगी में दर्जनों मर्तबा ऐसे मकामात आए जहां उसके और मौत के दरमियान चंद सानी का फर्क ही रह गया था, लेकिन उस पर कभी एक लम्हे के लिए भी घबराहट या खौफ तारी नहीं हुआ था। उसने सारी जिंदगी शेर मर्दों की तरह गुजारी थी और अपने बेटे को भी इसी नहज पर पाला था और जवान किया था। उसने अपने बेटे को लाशऊरी तौर पर इस बात का कायल करने की कोशिश की थी कि बुज़दिली की जिंदगी जीने से बेहतर के मौत आ जाए। आज उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसके हाथों और पैरों से जान निकल गई हो। उम्र के इस हिस्से में भी उसकी तवानाइयां नाकाबिले चैलेंज थीं, लेकिन अब उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सदियों को मरीज रहा हो और किसी भी लम्हे उसका चिराग जिंदगी गुल होने वाला था। गुस्से और अफसोस से उसके मुंह से ढंग के अल्फाज भी नहीं निकल पा रहे थे। उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त अपने बेटे को क्या कहे। हनीफे, बाहर आ जा। उसी लम्हे जब नजर मोहम्मद ने हनीफ खां को गुस्सीली आवाज में कहा तो नथु खां को यूं महसूस हुआ जैसे उसके साले ने उसके दिमाग से मनोबोझ उतार दिया हो। मामा, तू अब्बे को लेकर चल, मैं आता हूँ, हनीफ खां ने खुद को समेटते हुए कहा। हनीफे, खड़ा हो जा। अचानक ही नथु खां गला फाड़ कर चिल्लाया और अपने बेटे को इसने आगे बढ़कर बालों से पकड़कर ऐसा झटका दिया कि वो अपने सामने धरे सोफे पर जा गिरा। जाने उसकी आवाज में क्या रोब और दबदबा था कि ज़हरा बाई के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। इनायत बाई बिजली की तरह अपनी बेटी की तरफ लपकी, लेकिन नथु खां को वहां सिवाय हनीफ के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
उसने दोबारा उसे बालों से पकड़कर झटका देकर खड़ा किया और दीवाना वार उस पर पल पड़ा। जहरा बाई और उसकी माँ तो चीखती चिल्लाती कमरे से भाग गई थी, जबकि नदर मोहम्मद और मोहम्मदीन के लिए नथु खां पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। नथु होश कर क्या सारे शहर को तमाशा दिखाएगा। बिला आखिर नदर मोहम्मद ने जब उसे बाजू से पकड़कर झटका दिया तो नथु को जैसे होश आ गया। उसने अंदाजा कर लिया कि ये शहर का बदार हुसन है, वाकई यहाँ किसी भी लम्हे तमाशा लग जाता है। उसकी भलाई इसी में थी कि अपने बेटे के साथ यहाँ से निकल जाए। चल मेरे साथ, नथु ने चिल्लाते हुए अपने जवान साल चश्म चिराग को सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया था। वो बच्चों की तरह सर झुकाए शर्मिंदगी से उसके हाथों पिट रहा था। इनायत बाई और उसकी बेटी के लिए मंजर इतना अजियतनाक था कि दोनों भागकर दूसरे कमरे में छुप गई थी। इन्होंने एहतियातन कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लिया था। इनायत बाई की जिंदगी में इस नौयत के सदमात कभी नहीं आए थे। उसने तो सारी जिंदगी बड़े तमतमराग से गुजारी थी। नथु खां अपने बेटे को धकेलता हुआ नीचे तक लाया था, जहां नदर मोहम्मद ने फौरी तौर पर एक टैक्सी कार का बंदोबस्त किया और वो लोग लारी अड्डे की तरफ चल दिए। हनीफ खां का नशा उतरा तो सबसे पहले उसे अपनी बेइज्जती का जानलेवा एहसास हुआ। उसकी महबूबा के घर में उसकी आंखों के सामने हनीफ खां की जो जुर्गत बनी थी, उसने हनीफ खां को काट कर रख दिया था। अब्बा तूने अच्छा नहीं किया। बिल आखिर वो लारी अड्डे पहुंचते ही फट पड़ा। और तूने बहुत अच्छा किया। और कमबख्त, तुझे समझ नहीं आई कि ये तो तेरी जवानी के खिलाफ खुली साजिश थी। फजल शाह ने तेरे साथ दुश्मनी की है, वो तुझे मार डालना चाहता है। नथु के बजाय नदर मोहम्मद ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ भेजा किसने था? नदर मोहम्मद की बात का जवाब हनीफ खान ने फाड़ खाने वाले लहजे में सवाल करते हुए दिया। तुझे इससे क्या? तू चुपचाप गाँव चल, मैं देखूंगा इस मिरासी की औलाद को, इस झूठे शाह को देखूंगा मैं किस तरह जीतता है इलेक्शन। साले के मुंह पर मारता हूँ पैसे। क्या समझ रखा है उसने मुझे? सारी जिंदगी मैंने सरहद पार बदमाशी की है, किसी को जरूरत नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठाकर देखता। मुझे न जाने कब मेरे दिमाग में ये फतूर समा गया जो मैं इस मोदी के चुंगल में जा फंसा। नथु खां ने पछतावे का इजहार किया। हनीफ खां के गुमराह ज़हन ने फौरन ही से दूसरा रास्ता दिखा दिया। उसने समझ लिया कि सारी शरारत सरदारों की हो सकती है। उसने फजल शाह से बदला लेने के लिए उसके बाप को फजल शाह के खिलाफ बज़न किया है था कि नथु खां रियासत शाह की हिमायत से अलग हो जाए। लेकिन ये जुल्म हो गया तो ज़हरा बाई से भी उसे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ज़हरा और उसकी माँ का तो रवां फजल शाह का एहसान मंद था। इन्होंने जिंदगी में शायद पहली मर्तबा इसके हुक्म से सत्ताबी की जुर्रत की और उसका खुमियाजा भी भुगत लिया। अब तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करें। नज़ीरा भी नहीं रहा था। खुदा जाने इसके साथ क्या गुजरी और वो भी भाग गया था। अगर इसका बाप रियासत शाह की हिमायत से अलग हो गया तो ऐन मुमकिन है फजल शाह के हुक्म या इशारे पर ज़हरा भाई भी उससे मुंह लगाना छोड़ देगी। वो तो ज़हरा के बगैर मर जाएगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उसके शैतानी ज़हन ने रहनुमाई की कि उसे फौरन फजल शाह के पास पहुंचकर उसे सारा मामला समझा देना चाहिए, ताकि फजल शाह पहले से ही कोई बंदोबस्त करके नथु खां को ठंडा कर ले। वो अपने बाप को जानता था, जिसने सारी जिंदगी ना तो शराब को छुआ था, ना ही किसी गैर औरत की तरफ नजर भर के देखा था। इसके नजदीक ये दोनों नाकाबिले माफी जुर्म थे और अपने बेटे का ये जुर्म वो कभी माफ नहीं कर सकता था। जिन लोगों ने इस मौके वारदात पर पहुंचाया था वो यकीनन इसे ये भी समझा कर लाए होंगे कि ये सारा किया धरा फजल शाह का है। तुम लोग चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हनीफ खां इतना कहकर एक तरफ चल दिया। नथु खां उसे गालियां देता है उस इरादे से कि उसकी तरफ बढ़ा था कि उसे अपने साथ ही लेकर जाएगा, लेकिन अचानक उसको जबरदस्त देनी झटके से दो चार होना पड़ा। अबा होश कर, मैंने तेरी बहुत इज्जत रख ली। तूने तवाइफों के सामने मुझे जलील किया, मैं खामोश रहा। अब तू भी मेरी इज्जत का ख्याल कर। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। कह दिया ना कि आ जाऊंगा, तू घर चल। इतना कहकर वो तेजी से दूसरी तरफ मुड़ गया। नथु खां गुस्से से बेकाबू उसकी तरफ लपका, लेकिन नजर मोहम्मद और उसके साथी ने नथु खां को पकड़ लिया। नथु अकल कर, जवान औलाद है, हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी हाथ मलता रह जाएगा। नजर मोहम्मद ने जब उसे समझाया तो नथु खां को वाकई अकल आ गई। उसने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। एक बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि उसने चोरी का धंधा छोड़कर सियासत का जो कारोबार शुरू किया था वो सरसर घाटे का सौदा था। ये लोग इतना घटिया साबित होंगे उसने तो कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। इससे तो चोरी 1000 गुना बेहतर था। थोड़ी देर बाद नथु खान अपने साथियों को साथ लेकर इस अज़म के साथ अपने घर वापस जा रहा था कि आज के बाद वो कभी शाहपुर की तरफ मुंह करके पेशाब भी नहीं करेगा। फजल शाह अपने भाई रियासत शाह के साथ ही मौजूद था जब हनीफ खान ने उसे पैगाम पहुंचाया। उसकी खुसूसी हैसियत और अहमियत के पेश नज़र उसे फौरन ही शाह साहिबान के सामने पेश कर दिया गया। हनीफ खान ने अचानक खुद पर टूटने वाली क़यामत की कहानी उनके गोश गुजार कर दी। फजल शाह के चेहरे पर तो चंद सानी के लिए तशवीश के साए लहराने लगे, लेकिन रियासत शाह का चेहरा बिल्कुल सपाट रहा। उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद हनीफ खान की तरफ गौर से देखते हुए शैतानी चाल चली। हनीफ खान, तुम मर्द हो, इस इलाके में तुम्हारा एक नाम है। मर्द जिसका हाथ पकड़ ले उसे छोड़ा नहीं करते। हमें किसी तवाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। हमने उसे रिहाई सिर्फ तुम्हारे कहने पर दिलाई है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर इस औरत ने तुम पर एतमाद किया है तो तुम्हारा फर्ज है कि इसका साथ निभाओ। उसने हनीफ खान की मर्दानगी को ललकारते हुए कहा। शाह जी, मैं भी नथु खान का बेटा हूँ। अगर ज़हरा बाई का हाथ पकड़ा है तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। हम जबान के पक्के लोग हैं। अगर मेरे बाप ने इलेक्शन में आपकी हिमायत का फैसला किया तो उसे 12 सूरत पूरा करना होगा।
हमें इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। हनीफ खां को तैश आ गया। रियासत शाह बड़ी मक्कारी से एक एक मोहरा आगे बढ़ा रहा था। उसने जिंदगी को कभी शतरंज से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। हनीफ खां, तुम्हारा खून अभी गर्म है, तुम सरदारों को नहीं जानते, वो बड़े हरामकार हैं। इन्होंने ही ये सारा चक्कर चलाया होगा। वो जो हवलदार की औलाद उनके साथ मौजूद है ना, वो आलमदादा ही इस शरारत की बुनियाद होगा। इसका दिमाग शैतान का चरखा है। सारा दिन वो शैतानी मंसूबे बुनता और सरदारों को पेश करता रहता है और सरदार इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये सारी साजिश उसी ने तैयार की होगी। वही तुम्हारे बाप को वहाँ लेकर गया है। और किसी की ये जरूरत हो सकती है क्या? कोई बात नहीं हनीफ खां, तुम हमारे दोस्त हो। हम अपने यारों को कभी अकेला नहीं छोड़ा करते। हम सरदारों और आलमदादा से इस ओछी हरकत का बदला जरूर लेंगे। मुझे एहसास है कि तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई है। मर्द को अगर उसके माशूका के सामने दलील कर दिया जाए तो वो मट्टी में मिल जाता है, लेकिन तुम मुतमईन रहना। फजल शाह, तुम जाओ और नथु खां को समझाओ कि ये सारी शरारत सरदारों की है, जिसका मकसद इसके और हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा करना है। वो हमारा बुजुर्ग है, अगर तुम्हें गालियां भी दे तो खबरदार उफ तक न करना, उसके सामने जबान नहीं खोलना। और क्या नाम है उसका, जहरा भाई, उसे भी समझा देना कि वो हनीफ खां की इज्जत में जरा बराबर फर्क न आने दे। समझ गए ना? उसने अपने भाई की तरफ मुंह फेर कर आंख दबाते हुए कहा। बिल्कुल समझ गया भाई जी, बिल्कुल समझ गया मैं। चाचा नथु खां के पाँव भी अगर पड़ गया तो कोई बात नहीं, वो हमारे यार का बाप है, इसकी हम हर सूरत इज्जत करेंगे। और हनीफ खां, तुम बिल्कुल मुतमईन रहना, जहरा भाई की तरफ से उसकी क्या मजाल के तुम्हारे सामने उफ भी कर सके। मैं उसे समझा दूंगा कि तुमने सारी जिल्लत इसकी खातिर बर्दाश्त की है। और यार तू बेफिक्र हो जा, तू अब शाहपुर में ही कयाम कर। मैं 7-8 दिन के लिए तेरी माशूका को यहीं बुला लेता हूँ। किसकी हिम्मत है जो यहाँ तेरी तरफ आंख उठा कर भी देखे? और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल फिक्र न करना, आज रात ही जहरा बाई तेरे पास पहुँच जाएगी। अभी तू गाँव न जा, तू जवान आदमी है। सरदारों ने तेरे बाप को भड़काया हुआ है। वो तो चाहते हैं कि तुम दोनों आपस में टकरा जाओ ताकि वो जी भर के तमाशा देखें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे हनीफ खान। हम इन्हें तमाशा देखने का मौका नहीं देंगे। फजल शाह ने अपने भाई की बात को आगे बढ़ाई। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे भी आप हमेशा अपना वफादार ही पाएंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हनीफ खान ने गधों की तरह बेवकूफी से गर्दन हिलाई। तुम चलो हवेली में, तुम्हारे लिए मैंने हवेली में एक अलग हिस्सा मखसूस कर दिया है, वहाँ कोई तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। चलो तुम। ये कहकर उसने अपने मुंशी को आवाज दी और उसे कुछ हिदायत देकर हनीफ खान के साथ बाहर भेज दिया। फजल शाह, आज रात नथु खां की आखिरी रात होनी चाहिए। उसे कल सुबह ढलने से पहले पहले कत्ल कर दो। कातिल का खुरा पुलवाल की तरफ जाना चाहिए। हनीफ खां पर आज शाम ही को जहरा बाई को मुसल्लत कर दो। उसका दिमाग सिर्फ वही सोचे जो हम चाहते हैं। उसके बाप का कत्ल सरदारों पर डाल दो। हनीफ खां को यकीन हो जाना चाहिए ताकि सरदारों ने अपने बाप और बेटे के दरमियान लड़ाई में नाकामी के बाद बाप को कत्ल करवा दिया है, ताकि उसे हमारी हिमायत की सजा मिल सके। नथु खां के गांव में मौजूद अपने मोहरों को हरकत में लाओ। मौके के 2 गवाह तैयार करने चाहिए जिन्होंने आलमदादा और सरदार मुरीद को मौके वारदात की तरफ जाते देखा हो। रियासत शाह ने हनीफ खां की रवानगी के फौरन ही बाद फजल शाह को हिदायत देते हुए अगला मिशन सौंपा। शाह जी, ऐसा ही होगा, आपके हुक्म की तामील होगी। फजल शाह ने अपने सौतेले भाई के शैतानी ज़हन को दिल ही दिल में 1000 मर्तबा सलाम कहते हुए आहिस्ता से कहा। उसकी घनी मूंछों के नीचे मुस्कुराहट रिंग रही थी और आंखों में वहशत के साए लहरा रहे थे। जल्दी करो, वक्त कम है। और कामदादा रियासत शाह ने कमरे से बाहर निकलने से पहले इसकी पीठ ठोंकते हुए कहा। हो गया शाह जी, हो गया, फजल शाह ने सांप की तरह सरसराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ही वो अपने मोबाइल टेलीफोन पर इनायत बाई से राब्ता कर रहा था, जिस पर अभी तक गुज़श्ता रोज के पेदर पे वाकयात की वजह से लर्जा तारी था। इनायत बाई को मुतमईन करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यूं भी इस नाजुक मरहले पर जबकि बाजार में इसकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई थी, इनायत बाई को फजल शाह जैसे मजबूत माली और जज्बाती सहारे की जरूरत थी। मेरा मुंशी 30,000 रुपए लेकर आ रहा है, जहरा को हमारे पास हाँ भेज दो। तुम भी आ जाओ, जरा तुम भी हवा बदली कर लो और तुम्हारे जख्म भी मुदम्मिल हो जाएंगे। मेरी बात समझ गई ना? उसने फोन पर जहरा बाई की माँ को हिदायत देते हुए कहा। सैयद बादशाह, तेरे बच्चे जिए, मौला तुझे निहाल रखे। हम गरीबों का तुम्हें कितना ख्याल है। मैं तैयार हूँ, मुंशी को गाड़ी देकर भेज देना, हम दोनों ही आ रहे हैं। इनायत बाई ने चापलूसी कही। ये हुई ना बात, शाबाश, मुंशी अभी पहुंचता है। फजल शाह ने ये कहकर फोन बंद कर दिया। घनी मूंछों के नीचे इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो चली थी। अब वो एक और नंबर मिला रहा था, ये उसका खास नंबर था। बिल्ला कहाँ है? उसने सिलसिला मिलने पर पूछा। हाजिर है साईं, मौजूद है। दूसरी तरफ से आवाज आई। उसे मेरी तरफ भेज दो अभी फौरन, एहतियात से। समझ गए ना? फजल शाह ने दूसरी हिदायत दी। समझ गया साईं, समझ गया, जवाब मिला। बिल्ला एक इश्तिहारी मुजरिम था।